भारत व्यूज़ के हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार सबको। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और इस महामारी से अपनी रक्षा करते हुए, अपने और परिवार की रक्षा करते हुए चिंतित भी होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप और आपका संपूर्ण पूरा परिवार। साथियों, आज का जो विषय है वह मैंने भारतीय इतिहास से लिया है और मैंने काफ़ी विचार सोच कर यह विषय इसलिए चुना है। आज मैंने कोई समाचार या वर्तमान विषय जो आजकल न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं उस पर आज मैंने नहीं कोई भी अपना वीडियो बनाया है। आज केवल भारतीय इतिहास पे। आप जानते हैं कि 9 मई को महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस है और जिसको आज 2 दिन हो गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मैं 9 तारीख को उनको अपना श्रद्धांजलि नहीं दे सका। लेकिन मन में यह कसक थी कि मैं उन पर एक महाराणा प्रताप जैसी विभूति जो हिंदू हृदय सम्राट थे उनके ऊपर एक अपनी वीडियो बनाऊं और आपको इतिहास की जो सही जानकारी है वह दूं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में हमारा गौरवशाली जो परंपराएं रही हैं, हमारी जो गौरवशाली संस्कृति रही है, हमारी जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको किस प्रकार साजिश करके, कुचक्र करके आज़ादी के बाद से तथाकथित सरकारों ने, तथाकथित इतिहासकारों ने उनको दबाने का, छिपाने का प्रयास किया। और जो वास्तविकता थी हमारी गौरवशाली परंपराओं की और इतिहास की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हमको वास्तव में अखंड भारत का इतिहास जानना चाहिए था, जिस पे हमको गौरव होता, हमारा मस्तक ऊंचा होता, उसको हमारे इतिहासकारों ने धूमिल कर दिया, छिपाने का प्रयास किया। और जो हमारी परंपराएं नहीं थी, जो गौरवशाली परंपराएं नहीं थी, उनको हमारे सामने परोसा गया और बचपन से उसी गुट्टी को हम लोगों ने पिया और जिया। किंतु अब समय आ गया है कि शोधों, जो वर्तमान शोध हैं, जो चीज़ें हैं, एक्चुअल में सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि पहले यूट्यूब, नेट का समय नहीं था, तो जो हमारे इतिहासकारों ने परोसा, खासतौर से रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने, उतनी ही जानकारी हमको हो पाई। और उन्होंने किस किस्म का इतिहास लिखा वो आप जानते हैं कि उन्होंने एक परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया कि उनके अलावा आज़ादी की लड़ाई में, भारतीय इतिहास में उनके अलावा किसी का कोई योगदान नहीं था। दूसरी बात, उन लोगों ने एक विशेष वर्ग, जिसको हम मुगलकालीन इतिहास कह सकते हैं, उसको ही गौरवान्वित दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे जो भारत के शासक थे, जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे, जिन्होंने इस विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ जो युद्ध किया, उनको भी इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सरदार भगत सिंह को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिला। लाला लाजपत राय को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिला। वीर सावरकर को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिला। ऐसे अनगिनत कितने अनसंग हीरो हैं जिनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं है और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। चांदी का चम्मच लेके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करके और देश का विभाजन करा के इस सरकार और इस कुर्सी को अपने साजिश से जो है देश का बंटवारा किया, उनको ही इतिहास में स्थान दिया गया। यह देश का दुर्भाग्य है साथियों, और इसी के खिलाफ हम लोगों ने एक विचार रखा कि हम अपने देश की गौरवशाली इतिहास को आपके सामने रखेंगे। आज उसी की एक छोटी कड़ी में, वैसे मेरी बहुत बृहद योजना है इस चीज़ में, एक अपनी गौरवशाली इतिहास को आपके सामने रखने की। उस पर अभी शोध और अध्ययन का कार्य चल रहा है। जब वह एक स्टेज पे पहुंच जाएगा तो आपके सामने उसको समुचित रूप से और एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साक्ष्यों के साथ रखने का कार्य करूंगा और उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। उसी के क्रम में आज महाराणा प्रताप की जयंती पे उनको समर्पित एक छोटी सी उनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें उनको हारा हुआ हम लोगों ने आज तक बचपन में इतिहास में पढ़ा, जिस युद्ध की, हल्दी घाटी। उनके जीवन काल में 2 ही बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, एक हल्दी घाटी का युद्ध, दूसरा
1576 में जो हुआ जून में, 18 जून 1576 को दूसरा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। वह ऐतिहासिक युद्ध आज तक हम लोगों को पढ़ने में नहीं मिला, लेकिन इस आज के वीडियो में पहले चरण में हम महाराणा प्रताप के जीवन परिचय से आगे बढ़ते हुए हल्दी घाटी के युद्ध पर समाप्त करेंगे, और दूसरे भाग में मैं आपके सामने दिवेर का युद्ध क्रमशः रखूँगा। महाराणा प्रताप, आप जानते हैं कि उस परिवार और ख़ानदान के उत्तराधिकारी थे। बप्पा रावल और राणा सांगा इनके बाबा दादा हुआ करते थे, और बप्पा रावल इनके परदादा हुआ करते थे। उसी गौरवशाली परिवार में सिसोदिया वंश में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में हुआ, कुंभलगढ़ के किले में, जो तत्कालीन मेवाड़ राज्य में था, और आज की तारीख में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का किला आता है जो इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम महारानी इनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। और इनके जो महाराणा प्रताप का जब जन्म 1940 में हुआ, उसके पश्चात इनके ये अपने पिता के साथ ज़्यादातर युद्धों में शामिल रहते थे जब भी ये हुआ। लेकिन इनका जो सानिध्य रहा ज़्यादातर, इनका जो समय बीता वह कुंभलगढ़ दुर्ग से दूर अपनी माता के साथ उनके मायके में ज़्यादातर समय बीता। जहाँ पर भी ये अपनी माता के साथ रहते थे, वहाँ भीलों और वहाँ पर अन्य जो लुहार, इन सब का काफ़ी वर्चस्व था। और शुरू में बचपन में उनके बच्चों के साथ खेलते कूदते, भीलों के बच्चों के साथ खेलते कूदते राणा जवान हुए, और जिससे प्यार से जो भील थे वह इनको कीका, छोटे बच्चों को जैसे अपने बच्चों को कीका के नाम से बुलाया करते थे, वैसे ही महाराणा प्रताप को भी कीका के ही नाम से बुलाया था। राणा प्रताप का एक इतिहास में जो बदायूनी ने भी लिखा है, वह राणा कीका के नाम से लिखा हुआ है। राणा कीका महाराणा प्रताप का एक ढंग से कहिए निक नेम था, कि राणा कीका के नाम से वह फेमस थे जो है। इनकी जब राणा प्रताप बहुत ही हष्ट-पुष्ट और बहुत ही ताकतवर, इनकी हाइट लगभग 7 साढ़े 7 फीट की इनकी लंबाई थी, तेज इतना था, और इनका तलवार और ढाल इतना भारी भरकम होता था कि जिसके ऊपर पड़े एक ही बार में चीर डालते थे, इतने यह बलशाली थे। और ऐसा इन्होंने इतिहास में किया भी है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे समय आने पर। दिवेर के युद्ध में इन्होंने एक बार में ही चीर कर रख दिया था जो मुगल सेना के सेनापति को। इतना ताकत इनके पास 2 महत्वपूर्ण था, एक इनका चेतक का घोड़ा था, और दूसरा इनका जो पौरुष था, इनकी जो है बलशाली थे, तलवार थी इनकी, वह बहुत वो थी जो। इनकी माता जयवंताबाई के साथ पालन पोषण होने के कारण इतिहास में 2 माताओं ने अपने पुत्रों को इस स्थिति में उनको वीरता की कहानियाँ सुनाकर एक गौरवशाली उनको इतिहास में स्थान दिलाने का काम किया। एक तो माता जीजाबाई ने किया, दूसरा जयवंताबाई ने किया। इनके पिता ज़्यादातर युद्ध में जाया करते थे, और जवान होने के बाद महाराणा प्रताप भी उनके साथ युद्ध में जाया करते थे। जैसे कि राजपूतों की अपनी गौरवशाली परंपराएं हुआ करती थी, उसी प्रकार ये अपने पिता के साथ युद्धों में जाया करते थे। तो पिता के रहते रहते युद्ध में कला कौशल में बहुत ही प्रवीण हो गए थे, और बहुत ही चातुर्यपूर्ण इनका पिताजी के साथ काफ़ी युद्ध में, अभियान में इनका अपना स्थान मिला। इनका पिताजी की मृत्यु 1972 में हुई, और उस समय इनके पिताजी की जो दूसरी पत्नी थी भटियाणी रानी, उनके पुत्र का नाम जगमाल था। ऐसा कहा जाता है कि राजा उदय सिंह अपनी दूसरी पत्नी को बहुत ही
प्रेम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनकी माता को हमेशा किले से दूर रखा। और उसका इतिहास में दूर रहने के कारण इनका भविष्य में लाभ भी मिला। शायद परिस्थितियों को मंजूर परिस्थितियों हर बुराई के पीछे अच्छाई छिपी होती है, और हर परिस्थिति को अनुकूल बनाने की क्षमता इनके अंदर विकसित हुई। जब पिता का देहांत हुआ तो उसके पहले ही अपने जीते जी राजा उदय सिंह ने अपने दूसरी पत्नी के बेटे जो 9वें नंबर पर थे, सबसे बड़े महाराणा प्रताप थे, लेकिन उनका पुत्र जगमाल जो 9वें नंबर पे था भाइयों में, उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और मृत्यु के उपरांत जो मेवाड़ के सरदार थे उन लोगों ने उस चीज़ को ना मानते हुए जगमाल को पदस्थ करके जो है महाराणा प्रताप को इन्होंने मेवाड़ की सत्ता सौंपी और अपना नेता, उस समय नेता नहीं, अपना शासक उन्होंने इनको बना दिया और इनको तलवार सौंप के इनको बना दिया। जिससे नाराज होकर जब ये कुंभलगढ़ की ओर बढ़े तो जगमाल छोड़ के भाग गया और वह जाके अकबर से मिल गया। और राज्याभिषेक इनका सरदारों ने गोगुंदा में किया था। उसके बाद जो है ये आए कुंभलगढ़, तो उसके पश्चात वहाँ पर चूँकि जगमाल भाग चुका था तो इसलिए कोई भी विरोध की स्थिति वहाँ नहीं पैदा हुई और इनका राज्याभिषेक किया गया विधि विधान से, जिसके कारण जो है वह हुआ। उसी समय अकबर चूँकि 1542 में अकबर भी शासक बना, और उस समय अकबर जब शासक बना तो मुग़ल काल की जो सल्तनत थी वहाँ पर भारतीय मुसलमानों और लोधी वंश और अन्य मुसलमानों पठानों ने मुग़ल साम्राज्य को समेटकर दिल्ली और उसके आसपास 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में ही उसको सीमित कर दिया। जब अकबर कुर्सी पर बैठा तो अपने बैठने के 10 साल तक अकबर ने केवल अपने राज्य का विस्तार किया, और राज्य का विस्तार उसने किया उधर कंधार से लेकर इधर बंगाल और इधर विंध्य की पहाड़ियों तक उसने जो है विस्तार किया। उसके बाद अकबर को व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको गुजरात से भी लाभ लेना था, बीच में राजस्थान के कारण जो है उसको असुविधा का सामना करना पड़ा। तो कई उन्होंने अपने दूतों के बल पे, अकबर जानता था कि राजपूतों को मिलाकर अपना इतिहास अपने राज्य का विस्तार किया जाए और युद्ध न करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहे। ऐसी परिस्थिति में उसने राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किया। तो उसमें सबसे पहले जो आमेर के राजा थे, कछवा वंश के, जो कभी राणा सांगा और इनके साथ अधीन हुआ करते थे, इन लोगों ने जो है कछवा थे राजा मानसिंह, इन्होंने वहाँ पे अकबर की अधीनता स्वीकार की। यहाँ तक कि अपनी इतिहास में कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर की स्त्रियों का भी विवाह मुग़लों में किया, अकबर के साथ भी किया। तो ऐसी इतिहास में समझ में आती है कि अच्छा, जब राजा आमेर के ये राजा मान सिंह ने वहाँ पे अकबर के साथ समझौता कर लिया, उनके दरबार में जाकर उनके अधीनता स्वीकार कर ली, तो उनको देखते देखते जो है मेवाड़ और चित्तौड़ को छोड़कर लगभग सारा राजस्थान के जितने भी शासक थे सब ने धीरे धीरे अधीनता स्वीकार कर ली। इनके भाई जगमाल और इनके जो एक और भाई थे इनके पिता के ही समय में, शक्ति सिंह, जिनका बाद में आगे आएगा इसी में शक्ति सिंह ने भी पिता से ही नाराज़ होकर वहाँ ज्वाइन कर लिया था। और जगमाल जो दूसरा भाई था, वह भाई जो है पिता उदय सिंह के जो है पश्चात राणा प्रताप कुर्सी पे बैठ शासन करने लगे, तो वो जो है अकबर से जाकर मिल गया। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप चूँकि राणा सांगा और बप्पा रावल के वंश के थे, उनके वीरता और उनकी बहादुरी के किस्से उसने सुन रखे थे। अकबर की जो मनः स्थिति थी वह युद्ध करने की नहीं थी, और उसने सोचा कि पहले इनको वार्ता के द्वारा समझा बुझाकर मुग़लों की अधीनता स्वीकार करा दी जाए। लेकिन चूँकि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी पुरुष थे और उनका स्पष्ट मानना था कि ना तो मैं ये तभी हो सकता है जबकि कोई आपके दरबार में मैं या मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं जाएगा, जैसे राजदूत या आपके जो सेनापति हैं वो सब जाएंगे आपके दरबार में, और उसके अतिरिक्त कोई भी हमारे परिवार की कोई भी स्त्री का वैवाहिक संबंध आपके परिवार में नहीं होगा। अकबर को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी,
और उसने फिर वार्ता के लिए उसने दूत भेजे। 1972 में उसने सबसे पहले जलाल खां को भेजा, जिसको जो समझाने में राणा प्रताप को असफल रहा। फिर उसके पश्चात 1973 में मान सिंह को भेजा गया, वह भी समझाने में असफल रहे। और इतिहास में जब मान सिंह समझाने गए थे तो जो कहानी है, मान सिंह नाराज होकर आए, उसके पीछे कहानी जो है वह इतिहासकारों ने लिखा है, कुछ इतिहासकारों ने, कि चूँकि ये कछवा वंश के थे और इनके पिता और राणा सांगा इनके यहाँ इनकी अधीनस्थ थे जो है राणा प्रताप के। और चूँकि यह खुद में भी राजा मान सिंह राजा नहीं थे, बल्कि वह उस समय उनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे, आमेर के जो शासक थे उनके पिता के। वह जब गए इनको तो शाम को जब भोजन काफ़ी स्वागत किया राणा प्रताप ने, और उसके बाद जब शाम को भोजन का समय करने का आया तो राणा प्रताप स्वयं भोजन करने नहीं आए, बल्कि अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया उन्होंने। चूँकि वह स्वाभिमानी पुरुष थे तो उनको भाई युवराज के साथ युवराज ही भोजन करेगा, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन मान सिंह चूँकि अपने को अकबर के साथ होने के कारण अपने को राजा समझ रहे थे और उन्होंने इसको बुरा माना। उन्होंने अमर सिंह से पूछा कि राणा साहब भोजन करने नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन मान सिंह समझ गए कि शायद वह मेरे साथ भोजन नहीं करना चाहते हैं, हमको अपने से छोटा समझते हैं। तो वह नाराज़ हुआ और भोजन बिना किए वह उठकर चला गया और उसने कहा कि अब हम आपको युद्ध भूमि में देखेंगे, जो मेरा अपमान हुआ है। और वह वहाँ से जाने के बाद उसने अकबर को काफ़ी उकसाने की कोशिश की। फिर भी अकबर ने 2 और अपने वार्ताकारों को भेजा। 1573 में ही उसने भगवान दास को भेजा। फिर उसके बाद वह भी राणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। तब उसने राजा टोडरमल को 1973 में ही वार्ता के लिए भेजा, लेकिन वह भी असफल रहे जो है। तो ऐसी परिस्थिति में राणा प्रताप जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता न करके उन्होंने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और उन्होंने इस चीज़ को हमेशा अपने सम्मान के साथ जोड़े रखा कि मैं मुगलों की अधीनता, हमारी जो एक विरासत है बप्पा रावल और राणा सांगा की, उस विरासत को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ जो है। ऐसी परिस्थिति में जब अकबर के सामने कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि वह जानता था कि बहुत बहादुर सेना है, ऐसी स्थिति में फिर उसके सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब जो युद्ध की स्थिति बनी 1576 में, उस राजा मान सिंह को और युद्ध के लिए राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में वह युद्ध की स्थिति अपने सेनापति के रूप में भेजा। एक विशाल सेना उसने भेजी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की सेना करीब 80,000 थी और राणा की सेना करीब 20,000 थी। किसी ने बताया, इतिहासकारों ने, कि महाराणा प्रताप की सेना 9,000 के लगभग थी और अकबर की सेना 40,000 थी। फिर किसी ने बताया कि अकबर की सेना 8-9 हज़ार थी और राणा की सेना 3-4 हज़ार थी। कुल मिलाकर जो सारे इतिहासकारों और उसमें देखा जाए तो राणा की सेना और अकबर की सेना का जो अनुपात था वह 4:1 का अनुपात था जो है। एक विशाल सेना लेके मान सिंह बढ़े और दूसरी ओर जो राणा प्रताप के जो प्रमुख सेनापति थे वह थे हकीम खां सूरी, जो शेर शाह सूरी के परिवार के थे। दूसरा इनके जो है मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर ही रहे थे। उनके हरावली सेना जो आगे का दस्ता होता है जो आक्रमण करती है, उसका उन्होंने मुखिया बनाया हकीम खां सूरी को। उसके बाद झाला मान सिंह थे और उसके बाद जो है इनके उसमें राजा ग्वालियर थे राम सिंह, नरेश राम सिंह नरेश राजा राम शाह थे। और उनका इतिहास ये था कि जब अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो ग्वालियर पे भी कब्जा किया और उस अपने 300 परिवार, पुत्र और सबके साथ जो सगे संबंधी थे उनके साथ उन्होंने राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली और उसके पश्चात उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया अपने 300 सगे संबंधियों के साथ, जिसमें उनके 3 पुत्र स्वयं और भाग लिया और काफ़ी बहादुरी से उन लोगों ने युद्ध किया और अंत में वीरगति को भी प्राप्त हुए। इतिहास
गवाह है कि जब ये युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, आज तक हम लोगों ने सबसे बड़ी बात महाराणा प्रताप के बारे में केवल 3-4 चीज़ ही हम लोगों को जो इतिहास में बताया गया बचपन से, जो चीज़ें दी गई, परोसी गई, उसमें एक चेतक का घोड़ा, दूसरा राणा प्रताप जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे, उसके पश्चात चेतक और उनके सिर्फ संघर्षमय कहानी के बाद बहुत वीरता से लड़े लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, ऐसा ही हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। जबकि हल्दी घाटी का जब युद्ध उस समय शुरू हुआ 18 मई को, बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, और बदायूनी ने लिखा भी है कि जब वो युद्ध आमने सामने हुआ तो वह युद्ध इतना भयंकर गर्मी थी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ती है और उस समय इतनी गर्मी थी। बदायूनी ने लिखा है अपने उसमें कि जो है इतिहास में कि सर का खून उबल रहा था, इतनी गर्मी थी जो है, जिसकी अभ्यस्त मुगल सेना नहीं थी। और हकीम खां सूरी के नेतृत्व में जब दस्ते ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो काफ़ी मार काट मचाते हुए सेना बढ़ती रही, और उसमें उसने खुद बदायूनी ने लिखा है कि जो राजा राम शाह थे, इनके जो 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों ने भयंकर युद्ध किया। जो इनका 3 पुत्र में जो बड़े पुत्र थे उसके वीरता के संबंध में जो है बदायूनी ने खुद लिखा है, उसका नाम कुंवर शालिवाहन था, और दूसरे पुत्र का नाम कुंवर प्रताप सिंह था जो है, और भवानी सिंह पुत्र थे, और जिसमें कि कुंवर शालिवाहन ने इतना प्रचंड युद्ध किया कि जिसके वीरता के संबंध में खुद ही वो लिखते थे कि इतने गाजर मूली की तरह शालिवाहन ने युद्ध किया, जिधर देखो नज़र घुमाओ उधर ही उसकी तलवारों की गूंज और सैनिकों को मारते काटते वो बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि मुग़लों की सेना और इनकी सेना में बहुत अनुपात का अंतर था। युद्ध भी एक ही दिन हुआ लेकिन इतना प्रचंड क्षति पहुँचाए, और पूरा परिवार राजा राम शाह और उनका 300 लोगों का पूरा परिवार युद्ध में शहीद हो गया। यह सब हमारे इतिहास में आज तक नहीं बताया गया है। उस युद्ध में जब हकीम खां सूरी जब वो थे घायल हो गए, और वह भी करीब उन्होंने हजारों सैनिकों, हजारों विपक्षी मुगलों का मार काट करते हुए उन्होंने एकदम भागने लगी सेना उनके रौद्र रूप को देखकर। तो उसके बाद जो है फिर इन लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया अपने से भागते हुए सैनिकों को देखकर। आसफ खां ने सैनिकों को ललकारा और कहा कि जो है खुद अकबर आ रहे हैं युद्ध में भाग लेने के लिए। उस युद्ध की एक विकटता इतनी बड़ी थी कि उस युद्ध में जो रिजर्व सेना होती है उसको भी युद्ध में झोंकना पड़ा, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। और फिर राणा प्रताप भी अपने जो सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल हो गया, और उनको तो देखते ही देखते उनकी तलवार की चमक, उनकी इस बिजली सी गति, चेतक की और तलवार की गति सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटते हुए वह राजा मान सिंह को ढूंढने लगे। और जब राजा मान सिंह को ढूंढने लगे, राजा मान सिंह हाथी पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे, और यह भाला में बहुत ही अति निपुण थे राणा प्रताप, और वह तलवारबाजी में निपुण थे, वह तलवार से युद्ध कर रहे थे, भाले से भी मान सिंह कर रहे थे। उस समय होता क्या था कि जो हाथी होता था उस हाथी के सूंड में भी तलवार बांध दी जाती थी, जिससे हाथी अपने सूंड घुमाते हुए कोई भी सैनिक पड़ता था तो उसके ऊपर प्रहार करता हुआ हाथी चलता था सीधे, जिससे उसके ऊपर हमला न हो सके। और राणा प्रताप को देखते देखते ये दिख गए राजा मान सिंह, इन्होंने उसके ऊपर, हाथी के ऊपर टिका दिया। उस समय घोड़े को भी सूंड की तरह पहनाया जाता था, जिससे हाथी न समझ सके कि यह हाथी है और कि घोड़ा है, क्योंकि हाथी बहुत बलशाली होता था। उसको भ्रम में डालने के लिए यह एक युद्ध का अपनी रणनीति होती थी। और इसके पश्चात जब उन्होंने घोड़े उस राजा मान सिंह के हाथी के सामने घोड़े को ले जाके उसके ऊपर खड़ा कर दिया और भाले से वार किया, महावत तुरंत मर गया राजा मान सिंह का। फिर दूसरे भाले से प्रहार किया, चूँकि लोहे की हौद थी हाथी के ऊपर, और उसी में राजा मान सिंह ने छुपकर अपने प्राणों की रक्षा की। लेकिन चूँकि हाथी के सूंड में तलवार था, उसने जब उसको समझ में आया कि यह हाथी का बच्चा या हाथी नहीं है, घोड़ा है, तो उसने तलवार घुमाया अपने सूंड को, और जिसकी वजह से चेतक का एक पैर कट गया। चेतक का जब एक पैर कट गया
तब जो है राणा प्रताप असहाय हो गए और मुग़ल सैनिकों ने घेरना शुरू कर दिया। और जब घेरना शुरू कर दिया तब उनके पास खड़े झालामान को जब दिखाई पड़ा कि राणा घिर गए हैं और घायल भी हो गए हैं, उनके बुरी तरह घायल हो गए हैं, उनके पैर में चोट और काफ़ी खून बह रहा है, वह ज़्यादा देर तक युद्ध में नहीं टिक पाएंगे। और पहले युद्धों में होता क्या था कि जो राजा होता था उसके साथ साथ पीछे छतरी लेकर चलने वाले होते थे, जिससे यह पता चल सके कि यह राजा हैं और वो सारी चीज़ें हैं, एक प्रतीक होता था। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की राणा प्रताप को कि आप युद्ध से निकल जाइए और चेतक वो हो गया है, ऐसी स्थिति में ये छत मुझको दे दीजिए। राणा प्रताप नहीं मान रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनका जो छतरी है वह अपने ऊपर लगवा के युद्ध करने लगे। कहाँ है राजा मान सिंह, आए और उसको जो है नहीं छोड़ना है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। और जब चिल्लाने लगे तो उन लोगों को लगा कि राणा प्रताप तो ये है, ये कौन है, तो पूरे जो उन्होंने किया उनके साथ राणा प्रताप फिर धीरे से वहाँ से निकल कर वापस गए, अपने को सुरक्षित किया। उसके पश्चात जो है झालामान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। और इसके बाद की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है चेतक के वीरता की, तो जब राणा प्रताप को देखा उन लोगों ने जाते मुग़ल सैनिकों ने, तो कुछ दूर उनका पीछा किया, कुछ दूर पीछा किया। उस युद्ध में इनके भाई शक्ति सिंह भी मुग़लों की ओर से युद्ध करने आए हुए थे। उन्होंने भी देखा तो कि मुग़ल सैनिक हमारे भाई का पीछा करते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी मुग़लों के पीछे खुद को अपनी सेना के साथ, टुकड़ी के साथ उन्होंने पीछा किया। और उनको कुछ दूर जाने के बाद जो है, जब नाला जहाँ पे इतिहास में लिखा गया है कि उस एक पाँव से चेतक ने छलांग लगाई और उस पार जाकर वह अपने प्राणों की राणा प्रताप को सुरक्षित करने के पश्चात अपने प्राणों की आहुति देता है। उस समय अगर चेतक नहीं होता तो शायद राणा प्रताप की रक्षा भी नहीं हो पाती। लेकिन पीछे से शक्ति सिंह, उनके भाई गए और मुग़ल सैनिकों को मारने के बाद अपने भाई से मिले और उनसे मिलकर काफ़ी रोए, अपने गलतियों को माना उन्होंने और अपना घोड़ा उनको भेंट किया जो कि चेतक की ही नस्ल का था। और उसके पश्चात दोनों भाइयों में मिलन हुआ, ऐसा है। उस युद्ध में जो सबसे बड़ी खासियत रही आज तक, जो बताया गया युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े, अंत में हार गए, जो इतिहासकारों बतायोनी और सब ने जो भी लिखा उसमें यही लिखा, उसमें यही था कि युद्ध किसी के फेवर में, किसी की जीत उस युद्ध में नहीं हुई। उस युद्ध में जीत किसी की नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि युद्ध में मुग़ल सैनिक इतनी भारी संख्या में थे, लेकिन उन सब मुग़ल सैनिकों को इतनी भारी क्षति हुई कि उनको पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई, उनके पास सामर्थ्य नहीं बचा। और वह युद्ध, वो भी जान बचा के भाग गए थे आधे, जो कुछ युद्ध कर रहे थे जो कुछ भी युद्ध कर रहे थे उन्होंने अपनी करके जो है किसी ढंग से अपनी जान बचा के युद्ध से वापसी हुई और मुग़लों को भारी हानि हुई और राणा प्रताप को भी अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। उसके पश्चात वह युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध रहा और इतिहास में इतने बड़े युद्ध को कभी भी इस रूप में नहीं दिखाया गया कि युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई, बल्कि यह बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की मुग़ल सेनाओं की विजय हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गलत था। जो आप खुद समझ सकते हैं कि आज क्या इतिहास में आज़ादी के बाद से क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है हमारे देश में, हमारी चीज़ों को, हमारी अस्मिता को कम करके दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, वह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शासक जिसने संस्कृति, मान मर्यादा की रक्षा के लिए इतना भीषण युद्ध किया और उसके पश्चात उस युद्ध में उसको हारा हुआ दिखाया जाए, उसको पराजित दिखाया जाए, यह कितने दुर्भाग्य की बात थी। और इस युद्ध में राणा प्रताप की सेना को भी निसंदेह भारी क्षति का सामना करना पड़ा, उनके कई योद्धाओं को अपनी जान देनी पड़ी, छत विक्षत हुई, भारी नुकसान हुआ और उससे भारी नुकसान मुग़ल की सेनाओं को हुआ। तो दोनों सेनाओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके पश्चात फिर इसीलिए मुग़ल सेना, अगर मुग़ल सेना जीत रही होती तो क्या यह संभव था कि मुग़ल सेना राणा प्रताप का पीछा न करती? यह संभव था, उनको जीवित जाने देती? क्या यह संभव था? जो कि संभव नहीं था। तो यह निश्चित है कि उस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई, विजय दोनों पक्ष की हुई थी
और दोनों पक्ष ने भारी नुकसान का सामना किया था। और उसका जो सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है कि राजा मान सिंह वापस अकबर के पास नहीं गए, वहाँ पे झूठा समाचार भिजवाते रहे कि हमने युद्ध पे विजय प्राप्त किया। उसमें फिर आगे की कहानी अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहीं से अपनी बात को संक्षिप्त रखते हुए कि वह राजा मान सिंह वापस गया ही नहीं दिल्ली और यहीं डेरा डाले पड़ा रहा। अकबर को यही मैसेज भिजवाता रहा कि हमने ये विजय प्राप्त कर लिया है और राणा प्रताप को हरा दिया है, जबकि अकबर का स्पष्ट निर्देश था कि या तो राणा प्रताप को गिरफ्तार किया जाए या राणा प्रताप का सर लाया जाए दरबार में, जो कि दोनों नहीं हुआ था। इसलिए राजा मान सिंह वहाँ जाने की स्थिति में नहीं था और डेरा डाल के यहीं पड़ा रहा अपनी टुकड़ी को लेकर। दूसरी बात यह थी कि जो है, जब अकबर को हकीकत पता चली कि इसमें मुग़ल सेना का जीत नहीं हुआ, तब अकबर ने 2 साल तक आसफ़ खां और मान सिंह को दरबार में आने से रोक दिया था। तो इतिहास गवाह है कि अगर जीत हुई होती मुग़ल सेना की तो अकबर मान सिंह और आसफ़ खां को क्यों अपने दरबार में आने से रोकता, जो अपने में स्वयं प्रमाण है कि मुग़लों की विजय इस युद्ध में नहीं हुई थी। जो इतिहास बताया गया है वह एक गलत नैरेटिव के साथ बताया गया है। इसी के साथ अब आप खुद इस चीज़ पर विचार और मंथन कीजिए कि हमारी सरकारों ने कितना गलत हमको इतिहास बताया है, दिखाया है, हमारी गौरवशाली परंपराओं को छिपाने का प्रयास किया है। इसमें उनका मकसद, उनका मंतव्य एकदम स्पष्ट और साफ हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अगले एपिसोड में आपको दिवेर का युद्ध और इसके बाद की परिस्थितियों पर चर्चा करूँगा और राणा प्रताप की मृत्यु जो 1597 में हुई थी तब तक का महाराणा प्रताप जी के पूरे इतिहास को बताने की, संक्षिप्त इतिहास को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।